जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और मैं थोड़ा बिजी था, बहुत सारे कोर्सेज ऑन गोइंग थे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट था। बट राइट नाउ आई एम स्लाइट फ्री दीज डेज। तो अब मैं यूट्यूब पे भी थोड़ा कंसिस्टेंट रहने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मोस्ट रिसेंट पेपर की। इसमें जो क्वेश्चंस थे वो मैंने फ़िल्टर्ड आउट कर लिए हैं। इस वीडियो में खास तौर से हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये जो पेपर है ये फ़ेब में कंडक्ट हुआ है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और इस पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे लगा, क्योंकि आप ज़्यादातर पेपर जो देखोगे यूपी बिहार वगैरह के जो स्टेट पीसीएस के होते हैं वो ज़्यादातर फैक्चुअल नेचर के होते हैं। बट इस पेपर में फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। अब ये तो क्वेश्चन देखने के बाद ही आइडिया लगेगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला ये देखिए, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो ऐसे जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और पेयर वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और इनके ऑप्शंस भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बाकी के क्वेश्चंस में खास तौर से, तो ये आप इस तरह से जो मैचिंग का प्रॉपर सिस्टम होता है और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी सिविल सर्विस में भी इनफैक्ट 3-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काम आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। अबुल हसन अल हुजवीरी, कुली खान, जहान आरा, अमीर हसन, सिद्दी दहलवी। तो इस क्वेश्चन का जो सोर्स है वो थीम्स एनसीईआरटी है। थीम्स एनसीईआरटी के पार्ट 2 से ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा। और ये मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे फ्रीली पढ़ाई है, तो ये आप देख सकते हो प्लेलिस्ट वगैरह से। और 4-4.5 घंटे की वीडियो है, बट अगर आप उन 2 वीडियोज़ को रेफर कर लो तो आपका काम काफ़ी बन जाएगा। बस उन्हें ही रिवाइज करना है। और कल मैंने एक मैसेज पढ़ा है कि स्टूडेंट ने बताया कि सर आपने जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली वीडियो बनाई थी 7 घंटे की, उसे मैंने 5 बार रिवाइज करा और मैंने कुछ भी ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा। और जितने क्वेश्चन थे मेरे फिजिकल ज्योग्राफी के वो सारे ठीक हुए। इस कॉमेंट से मेरा बिल्कुल दिन बन गया। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से अप्रिसिएशन मिले खास तौर से। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या पढ़ सकते हैं। ट्रेटाइजेज ऑन मैनुअल डीलिंग विद सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस, जिसे कास्फ उल महजूब कहते हैं, और ये अली बिन उस्मान हुजवीरी ने लिखा है। और ये मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को बस देखिए, बहुत आसानी से आपको ये टर्म समझ आएंगे। मलफूजात का मतलब क्या होता है? अटर्ड कन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट्स, यानी जो सूफी संतों के बीच की जो बातचीत है, कॉन्वर्जेशन है, उसे मलफूजात कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। और कास्फ उल महजूब जो है वो क्या है? बेसिकली ये सूफी थॉट और प्रैक्टिसेज हैं। वैसे बुक्स जो सूफी थॉट्स की बात करते हैं उसे हम कास्फ उल महजूब कहते हैं। एक और टर्म है मकतूबात। मकतूबात का मतलब क्या होता है? जो लेटर्स होते हैं ना, जो रिटर्न कलेक्शंस होते हैं, वो होते हैं मकतूबात। ठीक है। और इसके बाद तजकीरा है। तजकीरा का मतलब होता है मेमोराइज बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंस, यानी बेसिकली जो सेंस हैं, सूफी संत हैं, उनकी बायोग्राफिकल अकाउंट्स को तजकीरा कहते हैं। और 14th सेंचुरी सियार उल ओलिया ऑफ मीर खुर्द किरमानी वाज द फर्स्ट सूफी तजकीरा। तो पहला ऐसा था तजकीरा, नाम था सियार उल ओलिया, और ये मीर खुर्द किरमानी का था, जो कि इंडिया में देखने को मिला। ठीक है। और ये प्राइमरली चिश्ती सेंट्स के साथ डील करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तजकीरा का मतलब है मेमोयर्स ऑफ सूफी सेंट। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं अखबार उल अखियार। ये बहुत ज़्यादा फेमस तजकीरा है और ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का है। ये नाम भी बहुत फेमस है अब्दुल दहलवी का। ये अखबार उल अखियार जो है इनके ऑथर हैं, इन्होंने लिखा है अखबार उल अखियार। तो अभी आप मैच कर सकते हो, अबुल हसन अल हुजवीरी जो है ये हम देख पा रहे हैं किसके साथ जाएगा ये, तो 3 के साथ जाएगा, कस्ब उल महजूब के साथ। देन इसके बाद जो कुली खान है, ये कुली खान एसोसिएटेड है मुरक्काए दिल्ली से। देन जहान आरा है, तो जहान आरा ने मुलिस अल अरवा लिखा है। और उसके बाद अमीर हसन सिद्दी दहलवी हैं, तो ये हैं फवेद उल फुआद के ऑथर। तो जैसे ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया, आप देखो आपको लगेगा कि ये स्टेट पीसीएस वाले इतना फैक्चुअल पूछते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो थीम्स एनसीईआरटी में है वो यूपीएससी डेफिनेटली पूछ सकती है। पहले उन्होंने बहुत बार पूछा है, जैसे सीडीएस में पूछा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है जिसे जहान आरा ने लिखा, किस नाम से जानते हैं इसे? तो इसे मुनीस अल अरवा के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ भी इन्होंने वही पूछा, जहान आरा के नाम से एसोसिएट करके। देन इसके बाद इन्होंने पूछा कास्फ उल महजूब किसने लिखा, यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो कास्फ उल महजूब है, ये आप देखो कास्फ उल महजूब, ये अबुल हसन अल हुजवीरी ने लिखा है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला? यही सीखने को मिला कि यूपीएससी के जो सीएपीएफ हैं, सीडीएस हैं, इन पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे आप लिख के याद करो, वीडियो दोबारा देख के याद करो, बट याद होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सब लोग स्किप करेंगे और वहाँ हम लीड लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिमून, मकान, मेलूहा और ऊर। ठीक है, ये 4 हैं और आपको बताना है कि बेसिकली सही मैच क्या है। तो ये तो हर बुक में कवर्ड है, हमने भी जब पढ़ाया है तो वहाँ भी कवर किया है। थीम्स एनसीईआरटी में भी है, समग्र बैच में भी, हर जगह पे ये है।
देखिए दिलमून की बात करें तो ये बहरेन के आइलैंड को कहते हैं। मगन जो है ये मगन और मेलुहा पॉसिबली द हरप्पन रीजन, तो ये चीज़ें बताई गई हैं साफ तौर से। देन लूजेंट वगैरह में भी कवर्ड है कि दिलमून बहरेन होता है, मकान जो है मकरान कोस्ट है, और सूसा और ऊर ये जो हैं मेसोपोटामियन के प्लेसेस हैं जहाँ पे हरप्पन सील मिले हैं। तो इससे क्या साबित होता है, यही साबित होता है कि हरप्पा और जो मेसोपोटामियन बेसिकली सिविलाइजेशन है वो को एग्जिस्टिंग थे, एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, समकालीन थे, इस वजह से दोनों में समानताएं देखने को मिली। अदरवाइज अगर एक ही टाइम पे नहीं होते तो हरप्पा का सील मेसोपोटामिया कैसे पहुंचता, है ना। अब हमें इसे मैच करना है, तो दिमून या दिलमुन जो है आप देख रहे हो ये जाता है किसके साथ, ये जाएगा बहरेन के साथ, तो ए जाएगा 3 के साथ। देन मकन या फिर मकरान जो है वो नाम से भी अगर आप देखो एसोसिएट कर पाओ, मकान मकरान मैच कर रहे हैं, सिमिलर से वर्ड है, तो बी जो है वो 4 से हम एसोसिएट कर सकते थे, और जैसे ही हम बी 4 से एसोसिएट करते ये गया ये गया ये गया और हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता ऑप्शन डी। तो कई बार एग्जाम में लॉजिक लगाना पड़ता है, सिर्फ फैक्ट के बेस पे जाना डिफिकल्ट है। उसके बाद मेलुहा आप जानते ही हो सिंध के एरिया को कहते हैं, यानी वही हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट, और ऊर जो है वो मेसोपोटामिया कहलाता है, मेसोपोटामिया का पोर्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, और ये एनसीईआरटीज में है, बाकी बुक्स में भी कवर्ड है, हमने इस क्वेश्चन को ही प्रॉपर कवर किया था बैच में। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने और आपको बताना है कि कौन कौन से सही और कौन कौन से गलत हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो विरूपाक्ष का मंदिर है वो 16वीं सेंचुरी में बना, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो पेविलियन है, पेविलियन का मतलब जो मंडप है मंदिर के सामने, वो बना था कृष्णदेव राय के टाइम पे। तो अगेन हम थीम्स एनसीईआरटी में चलते हैं, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में प्रॉपर वीडियो में आप समझ सकते हो, जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया उसके थ्रू भी, यहाँ पे भी मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए कह रहे हैं कि जो ये दे वर ऑल्सो प्रोबेबली मेंट टू रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ किंग एबल टू कमांड द रिसोर्सेज टेक्निक एंड स्किल नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दिस टावरिंग गेटवेज। तो देखिए ये जो बड़े बड़े गेटवेज वगैरह बनाए जाते थे, इसका एक रीज़न ये भी था कि राजा को लगता था कि मेरे पास पावर है, रिसोर्सेज हैं, तो ये जनता को साबित करने के लिए ये एक ज़रूरी कदम होता है। इसके अलावा बाकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें मंडप वगैरह शामिल थे जिसे हम पेवेलियन कह रहे हैं, और लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर होते थे जो कि श्राइन्स में देखने को मिलते थे विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और विरूपाक्ष टेम्पल और विठल टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर से ये बात की जा रही है। देखिए विरूपाक्ष टेम्पल कब बना, तो ये ना सेंचुरीज में बना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1-2 सालों में बन गया है। इंस्क्रिप्शन ये बताते हैं कि जो अर्लीस्ट श्राइन डेट है वो 9 to 10th सेंचुरी की है, और इसके बाद समय के साथ ये बढ़ता ही गया, खास तौर से विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और जो होल है मेन श्राइन के फ्रंट में, ये कृष्णदेव राय जी ने बनाया अपने एक्सेशन को मार्क करने के लिए कि हाँ राजगद्दी अब मुझे मिल गई है, और इसके बाद उन्हें कार्ड पिलर से डेकोरेट भी किया गया। तो आपको समझ आ रहा है ये टाइम पीरियड 9 to 10 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, बट यहाँ इन्होंने कह दिया है 16 सेंचुरी, तो कोई तालमेल ही नहीं है, ये तो विजयनगर एम्पायर के आसपास का है। अगर आप थोड़ा भी एसोसिएशन लगाएं, विरूपाक्ष टेम्पल विजयनगर एम्पायर के आसपास का है, और विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड 1336 से लेकर वही कुछ सालों कुछ सेंचुरीज का देखने को मिला, तो इस वजह से ये पहला गलत है, और दूसरा बिल्कुल सही है कि पेवेलियन जो है कृष्णदेव राय के टाइम पे बना। सो आंसर इज कौन सा, ऑप्शन डी, पहला गलत दूसरा सही। अगला देखिए, भक्ति सेंट शंकर देव एड्रेस्ड वैष्णव धर्म एज भगवती धर्म, और स्टेटमेंट 2 है कि शंकर देव जी का मेन कॉम्पोजिशन कीर्तन घोष है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। देखिए भक्ति सूफी की मैंने आपको एक कंप्लीट फाइल दी थी, ये जो वीडियो लेक्चर है ये हमारे पेड बैच के अंदर था, बट इसे मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे भी डाल दिया, करीब 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की वीडियो है। बट इसके बाद जीवन में कभी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ये मैंने पूरा समझाया है कि अद्वैत का मतलब क्या है विद एग्जाम्पल, और रामानुजाचार्य की जो फिलोसॉफी है नॉन डुअलिज्म। अब ये बहुत लोगों को समझ नहीं आती कि नॉन डुअलिज्म क्या है, डुअलिज्म क्या है, तो मैंने आपको बताया है। देखिए सब कुछ जो है वो ब्राह्मण का पार्ट है, लेकिन उसके आइडेंटिकल नहीं है। जैसे जो सन है वो ब्रह्मा है, अगर गॉड है, तो उनके जो रेज है वो उनका पार्ट है, वो इंडिविजुअल सोल जीवात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन माधव जी की जो फिलोसॉफी थी वो द्वैत की थी, डुअलिज्म की थी, जो कहती है कि गॉड भी होते हैं, सोल भी होते हैं। और इसी के साथ ही आप देखो ये निम्बकाचार्य जी की जो फिलोसॉफी थी वो डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म की थी। ठीक है, इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो शंकर देव जी का नाम आता है। जस्ट अ सेकेंड, ये थीम्स एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। तो लेट 15th सेंचुरी में शंकर देव जी इमर्ज होते हैं वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म के रूप में। और इसी के साथ ही आप देखो भगवती धर्मा की ये बात करते हैं, इनके टीचिंग्स को भगवती धर्मा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये भागवत गीता पे बेस्ड है और भागवत पुराण पे बेस्ड है, जिसमें भगवान विष्णु के समक्ष एब्सोल्यूट सरेंडर की बात की जाती है। देन ये नाम कीर्तन को प्रमोट करते हैं, यानी जो कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, संगत जिसे कहते हैं, सत्संग वगैरह। इसके साथ ही नाम घर और प्रेयर हॉल को भी ये
प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो नामघर भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही फेमस है नामघर। और बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो आज के डेट में भी कंटिन्यू है, और इनके जो मेजर कॉम्पोजिशन है इनमें कीर्तन घोष शामिल है। तो अगर ये बात हमें पता है कि इनमें कीर्तन घोष भी शामिल है, देन सेकंड सही है, पहला भी सही है। वैष्णव धर्म को भागवती धर्म कहते हैं बिकॉज ये भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जी की टीचिंग्स पे बेस्ड हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, बोथ 1 एंड बोथ 2 आर, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर ग्रंथावली इज रिलेटेड टू दादू पंथीज ऑफ राजस्थान, मीराज टीचर रैदास वजा वीवर, मलिक मोहम्मद जायसी प्रमोटेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर हॉल लाइक नामघर। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि नामघर को प्रमोट करने का काम शंकर देव जी ने किया है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, और अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो तीनों तो सही नहीं हो सकते हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है मीराज टीचर रैदास वजह वीवर। सबको पता है ये बात कि मीराज टीचर रैदास वजह कोबलर, नोट अ वीवर। वीवर तो कबीर दास जी थे, राइट। तो ये दूसरा भी गलत है और पहला बिल्कुल सही है। कबीर ग्रंथावली दादू पंथीज से मिलता जुलता है, और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। मैंने आपको बताया कि जो भक्ति वर्शिपिंग है 2 तरह की होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण वर्शिप ये कहते हैं कि गॉड का फॉर्म होता है, आकार होता है, जबकि निर्गुण वर्शिप ये कहते हैं कि गॉड फॉर्मलेस होते हैं। अब फॉर्मलेस गॉड की बात आती है तो इनको मानने वाले गुरु नानक देव जी हैं, इसके अलावा कबीर दास जी हैं, राइट, देन दादू दयाल जी हैं और मीराबाई जी हैं। उसके बाद तो ये जो है मेजरली आप देखो तो निर्गुण भक्ति सेंट्स हैं, और निर्गुण भक्ति सेंट्स की जो विचारधारा हैं वो बहुत सिमिलर सी हैं। वो यही कहते हैं कि गॉड का कोई आकार नहीं होता और लव अफेक्शन ये फॉर्म ऑफ गॉड ही हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इस वीडियो को रेफर कर लेंगे, मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस डाल रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कवर करना। हर पेपर में इससे 2-3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने अटैच कर दी हैं आपके रिवीजन के लिए। अगला देखिए, द सिलेक्शन ऑफ द विजयनगर साइट वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल। विजयनगर वाज एस्टैब्लिश्ड नियर द पंपा देवी टेम्पल। श्री पंपाया नमः इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड ऑन द विजयनगर कॉइन्स। अब इस क्वेश्चन को भी रेफरेंस आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। विजयनगर एम्पायर वाले चैप्टर में खास तौर से ये बताते हैं कि किस तरह से जो विजयनगर एम्पायर है वो विरूपाक्ष टेम्पल के एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पंपा देवी टेम्पल के नज़दीक है। तो अपनी जो विजयनगर एम्पायर वाली चैप्टर है थीम 7 में, उसके पहले ही लाइन में आप देखोगे कि ये बात करते हैं कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब की, देन मदर गोडेस पंपा देवी के बारे में। ठीक है, और फिर ये बताते हैं कि किस तरह से विरूपाक्ष टेम्पल और पंपा देवी के श्राइन के प्रीस्ट के बहुत सारे मेमोयर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, मेमोरीज वगैरह। देन इसके साथ ही ये और भी चीज़ें एसोसिएट करके दिखाते हैं विरूपाक्ष टेम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ से साबित हो रहा है ये, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है, सो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला देखिए, मलफूजात, मकतूबात, तजकीरा। अच्छा, अभी ये शायद हमने पढ़ा था ना, तो ये फिर से आ गया। ठीक है, कोई ना, हम उसी फाइल में चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस यही वाला पेज था। हाँ, तो मलफूजात का मतलब क्या होता है? अटर्ड, यानी कॉन्वर्जेशन ऑफ सूफीजन। सूफीजन की जो बातचीत है, जो कॉन्वर्जेशन है, वो मलफूजात कहलाते हैं। देन मकतूबात का मतलब होता है रिटन, यानी कलेक्शन ऑफ लेटर्स। और तजकीरा आप जान ही रहे हो, मेमोरीज की बात कर रहे हैं, जो भी एसोसिएट करके लिखे जाते हैं। तो तजकीरा क्या है? ये रिकलेक्शन है बायोग्राफीज ऑफ सूफी सेंट। सूफी सेंट की जो बायोग्राफीज का रिकलेक्शन है वो तजकीरा कहलाता है। और मकतूबात क्या है? मकतूबात का मतलब है कंपाइलेशन ऑफ रिटन लेटर। और मलफूजात ठीक है, कन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट। तो एक ही पेयर सही है, बाकी सेकेंड और थर्ड को स्वैप कर दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मलफूजात जो है वो ये दोबारा आप देख लीजिए, मलफूजात जो है वो किससे डील कर रहा है? ये डील कर रहा है अटर्ड या फिर कॉन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट के साथ। मकतूबात का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, और तजकीरा का मतलब होता है बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंट्स। ठीक है, तजकीरा का मतलब क्या होता है? बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंट्स। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, पेयर्स दिए गए और आपको उसके बेस पे आंसर करना है। दारुल अदल, बलाहार, मलिकुत तुजुर, ये 3 दिए गए हैं। तो देखिए, समग्र बैच में भी मैंने पढ़ाया हुआ है बहमनी के टाइम पे। उसमें मैंने आपको बताया था महमूद गवन नाम के एक रूलर थे, और वो बहमनी किंगडम को बिल्कुल ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। और ये एक पर्शियन मर्चेंट होते हैं, पर्सिया से आने वाले एक व्यापारी होते हैं, जो भारत आते हैं 42 साल की उम्र में और बहमनी किंगडम को ज्वाइन करते हैं। इन्हें मलिक उल तुजर का टाइटल दिया जाता है। मलिक उल तुजर का मतलब होता है चीफ ऑफ द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स यानी वही व्यापारियों के चीफ की बात कर रहे हैं ये। और ये टाइटल मिलता है बाय बहमनी रूलर हुमायूं शाह। तो हुमायूं शाह ये टाइटल इन्हें देते हैं। ठीक है, तो ये पहले भी बहुत बार पूछा गया, हमने कवर भी किया है कि मलिक उल तुजर का टाइटल किन्हें मिलता है? तो मिलता है महमूद गवन को। कौन देते हैं? तो हुमायूं शाह देते हैं। तो मलिक उल तुजर का मतलब क्या होता है? चीफ ऑफ ट्रेडर्स या चीफ ऑफ मर्चेंट्स, राइट। तो तीसरा तो सही है। और इसके बाद दारुल अदल और बालाहार, ये एनसीईआरटी वगैरह में आपको नहीं देखने को मिलेगा।
थोड़ा आप हायर लेवल पे जाकर देखेंगे, जैसे एमए वगैरह के स्टडीज़ के टाइम पे, तो उनमें ये देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये एक कंसिस्टेंट टैक्स सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। तो इसी के टाइम पे खराज और जिजिया ये इन्फोर्स करते हैं, यानी बिना कोई एक्सेप्शंस के, यानी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, हर सोशल क्लास को एक कंसिस्टेंट तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। और जो लैंड का एरिया है वो मेजर किया जाता, और उसके बाद कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना यील्ड आ रहा है, उसके बेस पे जो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस है ये सबको इवनली फॉर ऑल इंक्लूडिंग द सुपीरियर राइट होल्डर्स, चौधरीज यानी जो हेडमैन है, मुकद्दम का मतलब गांव के मुखिया, गांव के हेडमैन को मुकद्दम कहते हैं, पूछा गया रिसेंटली, और खोत, सबको इक्वली 50% टैक्स देना पड़ता था यील्ड का यानी प्रोड्यूस का। ठीक है, ये खलजी के टाइम पे देखने को मिला। और बर्नी के अनुसार इट वाज अप्लाइड इक्वली टू खोत टू बालाहार, बालाहार मतलब विलेज लेबरर, जो गांव में लेबरिंग का काम कर रहे हैं, लेबरर हैं, उन्हें भी 50% अपने प्रोड्यूस का देना पड़ता था। केस पेमेंट भी ऑप्शन था, लेकिन डिमांड वाज इवेलुएटेड इन काइंड। ऑल्दो द इवेलुएशन सीम्स टू हैव बीन डन इंडिविजुअली, इट्स अनलाइकली दैट दिस वाज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन रियल लाइफ। तो जो भी प्रोसेस हो हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि 50% टैक्स सबके लिए लगाया गया था। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि ये जो बालाहार है ये विलेज लेबरर को कहते हैं। और पहला जो है दारुल अदल, ये देखिए डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है किसी स्टैंडर्ड सोर्सेज में, बहुत सारे बल्कि सोर्सेज आप रेफर करोगे तो देखने को मिलेगा, बट ये बात सही है कि दारुल अदल प्लेस ऑफ जस्टिस को ही कहते हैं। तो दो स्टेटमेंट्स इनमें डुएबल हैं, 1 से 2 स्टेटमेंट्स, और तीसरा स्टेटमेंट जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। इसका आंसर जो है वो कौन सा हुआ, ऑप्शन सी हुआ, ऑल 3 पेयर्स। अगला देखिए, नूह सिपीर, रियाजुल इंसा, बुरहाने मासिर, ये 3 बुक्स के नाम हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड पेयर हैं। तो इसमें आप देखिए ये यूपीपीसी से पूछा गया था 2023 में, मिराते सिकंदरी, बुरहाने मासिर, रियाजुल सलातीन, रियाजुल इंसा, ये करके। तो देखिए जो मिराते सिकंदरी है ये जाता है विक्ट्री ऑफ गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में ये बुक लिखी गई है। देन जो बुरहाने मासिर है ये बहमनी किंगडम के अहमदनगर की हिस्ट्री को बताता है। देन रियाजुल सालातीन है जो कि बंगाल की हिस्ट्री को बताता है। और जो रियाजुल इंसा है ये जुड़ा हुआ है महमूद गवन के लेटर से। तो जो रियाजुल इंसा है ये महमूद गवन से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो अगर इन्हें लगता है सेट फीसेस को कि ये हम काफ़ी टफ क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, बट आप देखो पीवाईक्यूज से थोड़ी तो हेल्प मिल जाती है ऐसे टफ क्वेश्चंस में भी, तो पीवाईक्यूज ही आपको 2-3 बार रिवाइज करने हैं। देन इसके बाद नूह सिपीर बताने की नीड नहीं है, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, अमीर खुसरो इसके ऑथर है। ये सीडीएस में पूछा गया था कि अमीर खुसरो ने क्लाइमेट की तारीफ करी, लैंग्वेज की तारीफ करी, खासतौर से संस्कृत की, आर्ट और म्यूजिक की। तो ये नूह सिपीर में इन्होंने इतनी तारीफें करी हैं। आप ये देखो पीआईबी में ये बिल्कुल आया हुआ था, और इसमें इन्होंने बताया कि जो डिस्क्रिप्शन है ग्रेटनेस का और हिंदुस्तान का जो चार्म है वो नूह सिपीर में इन्होंने बताया है। और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहते हैं। इन्होंने संस्कृत को दुनिया की बेस्ट लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, और इन्होंने कहा कि इंडिया एज ग्रेटर देन ऑल द बिग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो जो बुरहाने मासिर है ये रफ़ीउद्दीन सिराजी ने नहीं बल्कि किसने लिखा है, ये लिखा है सैयद अली तबतबा। ठीक है, तो तीसरा गलत है, बाकी दोनों पेयर सही है। आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर। ये भी आप देख लो, यहाँ से भी 2-3 चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिए, बुरहाने मासिर, रियाजुल सलातीन, रियाजुल इंसा और मिराते सिकंदरी। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन मुगल पेंटिंग के ऊपर है। मुगल पेंटिंग की कंप्लीट वीडियो आप रेफर कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये आप देख सकते हो, सिक्योर योर प्रीलिम सीरीज़ के नाम से मैंने लास्ट ईयर ये चलाई थी, मुगल पेंटिंग विद यूपीएससी पीवाईक्यूज। इस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। तो अकबर के टाइम पे 2 पेंटर थे, दसावंत और बसावन, ये 2 फेमस थे। इसके अलावा मंसूर थे जो बहुत फेमस है, गोवर्धन है, फारूक बेग है, ये कुछ पेंटर्स के नाम हैं। तो दसवंत और जो बसावन है ये किनके टाइम पे, तो अकबर के टाइम पे है। तो बसावन तो अकबर के साथ मैच किया इन्होंने, बट जो दसवंत है उसे जहांगीर के साथ मैच कर दिया, तो ये हो गया गलत क्योंकि ये भी अकबर के दरबार में थे। और मीर सैयद अली सबको पता है हुमायूं के दरबार में थे। तो यहाँ पे 2 पेयर सही है और तीसरा वाला गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर्स। मीर सैयद अली के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूँगा आप उसी वीडियो से रेफर करिए, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अगला देखिए, अमीर दाद, तुर्काने चहलगानी, बारिद ममालिक, ये आपको 3 दिए गए हैं और आपको मैच करना है। तो अगेन ये जो टर्म्स हैं ये खास तौर से आपको बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में कवर्ड मिल जाएगी। हमने भी कवर किया है टर्म्स को। देखिए बारिद की जब हम बात करते हैं तो बारिद का मतलब होता है न्यूज़ रिपोर्टर, बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान रखिए। बारिद का मतलब होता है न्यूज़ रिपोर्टर। और जो बारिद ममालिक है, देखिए ममालिक का मतलब हेड होता है। जब भी ममालिक दिखे आपको, आप समझिए हेड की बात कर रहे हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट न्यूज़ एजेंसी, यानी जो भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनके हेड को बारिद ममालिक कहते थे। वो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन
सल्तनत को जाकर सल्तनत में जो भी घटित हो रहा उन चीज़ों का हिसाब किताब ये रखते थे, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न है उनमें लोकल बारिद होते थे, जैसे एक तो हेड न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं, सॉरी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, और उनके बहुत सारे अलग अलग रिपोर्टर हैं जो लोकल लेवल पे न्यूज़ लेटर्स को भेजते हैं सेंट्रल ऑफिस में, ठीक है। तो बारिद का जो रिपोर्ट है, मेथड ऑफ स्टेट, वॉर्स, रेबिलियन, लोकल अफेयर्स, फाइनेंस, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एटसेट्रा। और ये जो बारिद का ऑफिस है ये सल्तनत के शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी के टाइम पे भी बारिद होते थे, इसके बाद फिर देखते हैं शमसी रूलर के टाइम पे भी बारिद है, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी भी इनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। बारिद देखिए एक काम नहीं करते थे, उनका और भी काम थे, और क्या हैपनिंग्स हो रही हैं बाजार में, क्या गॉसिपिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है बारिद के काम थे। इसके अलावा देखिए एक और तरह के रिपोर्टर थे जिसे मुहिया कहते हैं। मुहिया मतलब जो फेस से जुड़ा हुआ है, तो ये सीक्रेट स्पाइज थे, जासूस थे, ठीक है, जासूस थे। और इनका इंडिपेंडेंट ऑफिस था। जैसे मान लो कोई बाजार में बात कर रहा है कि राजा को कैसे गद्दी से हटाना है, तो ये जो है स्पाइज होते थे, बिल्कुल ध्यान से सुनते समझते थे और फिर ये सुल्तान को जाकर रिपोर्ट कर देते थे। तो ये बात है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो बारिद ममालिक कौन है, हेड हैं बिल्कुल इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के, तो तीसरा सही है। तुर्के चहलगानी आप जानती हो, चहलगानी का मतलब ही 40 होता है, तो ये ग्रुप ऑफ 40 थे। अमीर दाद के बारे में आपको बताता हूँ। वैसे ये सारा टर्म्स मैंने पूरा ग्लॉसरी में लगा दिया है। तो इसमें आप देखो यहाँ अलग से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हम देखते हैं कि प्रोविंसेस को किस तरह से डिवाइड किया गया था। देन इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो मुगल प्रोविंस है उन्हें डिस्ट्रिक्ट यानी सरकार में डिवाइड किया गया था। याद होगा आपको सिविल सर्विस में इसमें क्वेश्चन आया, सरकार परगना ऐसे करके आपको अरेंज करने को कहा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक बड़ी यूनिट है मुगल प्रोविंस के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगी कि ये सरकार में डिवाइडेड है, ठीक है। सरकार में डिवाइडेड, सरकार का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक फौजदार होते थे, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फौजदार होते थे जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर होते थे, और इनका जो ड्यूटीज़ है वो रफली कोरस्पोंड करता था कलेक्टर्स के साथ। देन काजी होते थे, फिर बितिकची होते थे जो कि हेड क्लर्क होते थे, खजानेदार होते थे यानी जो खजानों की रखवाली करते थे। उसके बाद जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो देखिए परगना, सरकार और प्रोविंशियल कोर्ट इसमें किस तरह से डिवाइडेड था। तो ये काजी, अमीर दाद और मीर अदल, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और इसके बाद फाइनली चीफ सदर कम काजी एंड अल्टीमेटली द एम्पेरर हिमसेल्फ। तो फाइनल जस्टिस की जो बागडोर है वो राजा के हाथों में होती थी। तो ये क्या है, जस्टिस से जुड़ा हुआ है, लॉ ऑफिसर हैं जो कि डिसीजन को कैरी करते हैं टू द जजेस। तो ये भी सही और ये भी सही, आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सूरदास, सूरसागर, शंकरदेव, कीर्तन घोष, संत तुकाराम, अभंग। तो अभी हमने पढ़ा कि हाँ शंकरदेव जी कीर्तन घोष से जुड़े हुए हैं, एक ही पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। सूरदास, सूरसागर सबको पता है। संत तुकाराम ने अभंग लिखा है, ये देखिए मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है, वो पर्टिकुलर जो हमने बैच में कवर किया है। भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, तो इसमें मराठी लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ही वॉज द ऑथर ऑफ मैनी हाइम्स कॉल अभंग, ठीक है। अभंग किससे के जो मंत्राज हैं वो लिखे गए हैं किनके द्वारा, तो यहाँ आप पढ़िए। देखिए ये बात कर रहे हैं हम ज्ञानेश्वर की, ठीक है। ज्ञानेश्वर एक बहुत फेमस भक्ति सेंट है महाराष्ट्र से, और इन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा है जो कि भगवत गीता पे इनकी खुद की कमेंट्री है। और मराठी लिटरेचर में भी इनका अहम योगदान है, बहुत सारे हाइम्स अभंग इन्होंने लिखे हैं, तो ये भी सही है। और सूरदास, सूरसागर ये पता ही आपको, ये देखिए पूछा भी गया है सूरसागर क्या है, तो सूरसागर जो है ये पोएटिक वर्क है सूरदास का, ये यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है। देखिए सूरदास जी के जो अदर बुक्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ठीक है। साहित्य लहरी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सूर सरावली तो आइडिया आप लगा लोगे, नाम में ही है सूर तो इस वजह से, बट साहित्य लहरी भी पूछा गया पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी आंसर जो है वो ऑप्शन सी, ऑल 3 पेयर्स बनता है। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी द 10th गुरु ऑफ द 6th कंपोज्ड हिज वर्सेस मेनली इन हिंदी यानी ब्रज भाषा। द प्ले नीर दर्पण वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा। आनंद मठ कंटेंट द फेमस नेथली सॉन्ग वंदे मातरम। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट। देखिए ये कई बार सिविल सर्विस में पूछा गया है कि नील दर्पण किन्होंने लिखा, किससे जुड़ा हुआ है। अच्छा आप बताइए नील दर्पण जो है किस रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है, जरूर बताइएगा कमेंट करके, नील दर्पण किस रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है, कई बार पूछा गया पेपर में। ये दीनबंधु मित्रा ने लिखा है और ये वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स है जो इस तरह के रिवोल्ट से डील करती है। देन जब हम आनंद मठ की बात करते हैं तो आनंद मठ में वंदे मातरम जो है ये नेशनलिस्ट सॉन्ग देखने को मिलता है, और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। और पहला भी सही है, गुरु गोविंद सिंह जी के जो मेजर वर्सेस हैं वो हिंदी यानी ब्रज भाषा में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जेम्स मिल वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। William Bentinck announced in 1835 that Persian was abolished as the court language and was substituted by English. Wood dispatch led to the establishment of university at Calcutta, Bombay and Delhi.
तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट पढ़ाई है यूट्यूब पे, वहाँ भी आप देख सकते हो कि इस टॉपिक को हमने कवर किया था। 1817 में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट होते हैं और ये एक 3 वॉल्यूम की बुक लिखते हैं और उस बुक का नाम होता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब आप देखो इनका टर्म कैसा है, ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश को आए हुए ज़्यादा टाइम हो भी नहीं रहा है, बट ये ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री बता रहा है और इसमें वो क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ये हिंदू की हिस्ट्री है, ये मुस्लिम्स की है और ये ब्रिटिशर्स की है। और ये जो पीरियडाइजेशन है ये स्ट्रेंजली वाइडली एक्सेप्ट भी हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब आप एक पर्टिकुलर पीरियड को सिर्फ रिलीजन के बेस पे कैसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम है। और मिल की आप विचारधारा समझिए, इनका मानना था कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं ये लोअर लेवल में है सिविलाइजेशन के देन यूरोप। ये आप जानते ही हो जो उस टाइम की पर्टिकुलरली थिंकिंग थी, माइंडसेट था, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जब हिस्ट्री की बात करते तो ये कहते हैं ब्रिटिशर से आने से पहले हिंदू और मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल द कंट्री, रिलीजियस इनटॉलरेंस था यानी धार्मिक असहिष्णुता थी, कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी वाली प्रैक्टिसेस थी, ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ को डोमिनेट कर रही थी। और जो कि ब्रिटिश रूल मिल के हिसाब से ये सिविलाइज कर सकता है इंडिया को, और इसके लिए ज़रूरी है कि यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, लॉज वगैरह भारत में आए। और मिल ने इनफैक्ट ये भी कहा कि ब्रिटिश को कनकर कर लेना चाहिए इंडिया की सारी टेरिटरीज को, ताकि भारत के लोगों की एनलाइटनमेंट और हैप्पीनेस आ सके, ठीक है। और बिना ब्रिटिशर्स की हेल्प के इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, मतलब ये हमें सभ्यता सिखा रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के आइडिया में हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट करते हैं सारे प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के फोर्सेज को। तो आयरनी आप देख सकते हो, आप आगे भी पढ़ सकते हो, ये चीज़ें हमने भी डिस्कस करी हैं। कुल मिलाकर के बात यही है कि ये काफ़ी क्रिटिकल थे इंडियन रिलीजन और कल्चर को लेकर के, ये बात तो सच ही है। और ये 1835 में विलियम बेंटिक वाली जो बात है कि क्या पर्शियन को अबोलिश कर दिया गया, ये भी सच है, ये भी आपको हर सोर्सेज में कवर्ड मिल जाएगा। बट ये तीसरा गलत है। देखिए वुड डिस्पैच कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली नहीं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में स्टैब्लिश हुई है, वुड डिस्पैच के टाइम पे नहीं। अब ये चीज़ भी 8th क्लास की एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, वुड डिस्पैच की जब बात करते हैं तो 3 जगहों पे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई, कहाँ कहाँ पे, तो ये देखने को मिली कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। इन्होंने बताया 1857 में क्या होता है, सिपोइज रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली, यूनिवर्सिटीज़ वर बीइंग एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। तो इस हिसाब से दिल्ली में नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो रिवोल्ट चल रहा था उसी के आसपास के टाइम पीरियड में। तो तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है और जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बनता है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और एक इन्फॉर्मेशन भी ये है कि समग्र 4.0 जो हमारी बैच है वो अनाउंस्ड है, ऑन गोइंग है, आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ये नंबर है, इनसे आप इंक्वायरी लेकर एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।